भैया टेस्ट नंबर 7 है, सभी लोग पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। जो पिछला टेस्ट पेपर हुआ था उसमें यहाँ पर आप सभी लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। लाइट जलाइए उधर के और पीछे भी। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 156 है, 180 है, ठीक है, 180। कितने लोग पेपर नहीं लाए हैं? क्यों नहीं लाए भैया? खड़े हो। जो लोग पेपर नहीं लाए खड़े हो जाइए। ईमानदारी से नहीं, हम चेक कर रहे हैं, सभी के हम पेपर चेक कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर। आवाज नहीं। जो लोग भैया पेपर क्यों नहीं लाए बताओ। हैं क्या? जब हम कल बताए थे 20 बार, तो कल हम बताए थे 20 बार कि पेपर लेके आना, तुम क्यों नहीं लाए? हमें इससे नहीं मतलब, हम जब बताए थे 20 बार कि भैया पेपर ले आना, आपका तुम सब क्यों नहीं लाए? जब हम कल बताए पेपर लेके आना, पेपर सॉल्व कराएंगे। बिना पेपर के क्या शक्ल देखोगे केवल, क्या है ना लाइक? जब तुम्हें टेस्ट पेपर दिया हो तो तुम्हें खुद जब एक बार बता भी दिया गया था कि भैया पीपीटी के माध्यम से आपको पेपर सॉल्व कराया जाएगा, तब तुम्हें नहीं सुनाई देता क्या? तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा बच्चा? तुम्हें खबर नहीं रहा होगा पेपर कहाँ गया, पेपर देने पर पता नहीं कहाँ उड़ रहा होगा। एक फाइल बना लो, उसे टेस्ट पेपर बना रखा करो, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट पेपर बाद में रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। सबके आंसर लगाओ, रखे रहो, जो क्वेश्चन बताता है उसको कॉपी में नोट किया करो। तुम सब सीरियस नहीं होते हो और याद कर लो, जितना पढ़ाने ठोक बजा के बराबर कर देंगे 2 दिन में। इस बात को ध्यान रखो, जितना पढ़ाया चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी टफ हो, उसको याद कर लो अच्छे से, चाहे उसको 20 बार लिख के याद करो, याद होना जरूरी है। और ये सोच रहे हो कि मैं याद नहीं करना पड़ेगा तो तुम्हारी भूल है। थोड़ा कुछ समय के लिए शांत बैठा रहो, जब उल्टा हाथ घूमेगा तो दीवार में चिपकेगा। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें आ जाता है 156 से स्टार्ट, ठीक है। तो देखो इन राइजोबियम कल्चर, आप देखोगे कि हमारा जो बीज उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बीज उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम कल्चर होता है जो हमारा, जैसे हमारे कोई भी बैक्टीरिया या जो भी हमारे सभी के, या हमारे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को मतलब वायुमंडल से एकत्रित करके हमारे पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराता है, वो जितने भी हमारे दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों में, यानी गांठों में पाया जाता है, यानी जड़ों की गांठों में पाया जाता है। तो ये हमारा वायुमंडल से नाइट्रोजन को मतलब कलेक्ट करके इसके द्वारा पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारी एक ऐसी दलहनी फसल है जिससे राइजोबियम मतलब, जिसमें हम यानी अगर देखोगे नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य नहीं किया जाता है, तो हमारा कौन सा होता है? राजमा। एक हमारा राजमा है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य नहीं करता है। कभी कभी पूछ लेता कौन सी हमारी दलहनी फसल है जिस जो राइजोबियम फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य नहीं करता है, तो राजमा होता है। क्या होता है? राजमा। इसलिए उसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में देते हैं, 170 से 180 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन इसको दिया जाता है। ये दलहनी फसल तो है लेकिन तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का कार्य नहीं करता है, यानी लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से, एक पैकेट पहले राइजोबियम कल्चर में हमारे 250 ग्राम आते हैं। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर अगर हम लेते हैं, राइजोबियम कल्चर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें 250 ग्राम आते हैं। एक पैकेट जो आता है वो 250 ग्राम का राइजोबियम कल्चर, ठीक है। अब एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से हम कितने किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं? 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम सीड को हम उपचारित कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये आपको पता होना चाहिए एक पैकेट राइजोबियम कल्चर मतलब कितना होता है। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर में लगभग 250 ग्राम होते हैं, ठीक है, 250 ग्राम होते हैं। तो 250 ग्राम से हम कितने किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं? तो 10 किलोग्राम बीज को उपचारित किया जाता है। कितने? 10 किलोग्राम बीज को उपचारित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें वही है कि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना किस फसल में लाभदायक होता है, तो कौन सी? दलहनी फसल हमारा मेजर रूप से लाभदायक हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारी दलहनी फसलें होती है उसमें राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं जो उनके लिए लाभदायक होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर में 250 ग्राम आते हैं, 250 ग्राम या एक पैकेट, जैसे हम कह सकते हैं 250 ग्राम भी लिख के आ सकता है, या एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितने बीज को उपचारित किया जा सकता है? तो 10 किलोग्राम बीज को उपचारित किया जा सकता है। कितना? 10 किलोग्राम बीज को उपचारित किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारी जितनी भी दलहनी फसलें आती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया है कि खरीफ फसल पककर तैयार होता है, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, खरीफ, रबी और जायद। पहले आपको पता होना चाहिए बुआई। तो खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल, तो खरीफ फसल की जो बुआई की जाती है वो जून से जुलाई माह में, ठीक है। अब जून से जुलाई माह में अगर हम बुआई करेंगे तो आप यहाँ अनुमान लगा सकते हो किस माह में कटाई करेंगे? अक्टूबर से नवंबर माह में। आप देखोगे धान, धान एक अनुमान लगा लो, धान हमारी खरीफ फसल क्या है, उसकी हम रोपाई कर देते हैं जून जुलाई अगस्त, ठीक है। इसको कटाई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है, ठीक है। ये जितने भी हमारी खरीफ की फसलें होती हैं उनकी बुआई हम जून से जुलाई माह में करते हैं, परफेक्ट समय है, ठीक है। लेकिन तो कटाई जो किया जाता है वो अक्टूबर से नवंबर माह में किया जाता है। किस माह में? अक्टूबर से नवंबर माह में किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना कि खरीफ फसलों की बुआई कब की जाती है, तो जून से जुलाई माह में। कटाई कब करेंगे? तो अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है। किस माह में? अक्टूबर से नवंबर माह में, ठीक है। खरीफ के बाद हमारी रबी फसल आ जाती है, रबी फसल। अब रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर टू नवंबर। चलो ठीक है, ये हो गया ना। ये ऑनलाइन वाले बच्चे देख लेंगे कि खरीफ फसल कब तक तैयार हो जाता है, अक्टूबर से नवंबर में, बुआई कब की जाती है? जून से जुलाई माह में हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन नया होगा नोट कर लेना, नहीं समझ लेना, दूसरे दिन जब पूछेंगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी होगी। मत कहना गुरुजी बताए नहीं थे, ठीक है। जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कहीं नोट कर लो, पेपर में या किसी कॉपी में। अब आता है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा इसमें सही नहीं, कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला ऑप्शन दिया गेहूं, गेहूं में कल्ले निकलना, बिल्कुल सही है, टेलरिंग स्टेज होता है ना, गेहूं में कल्ले निकलना टेलरिंग स्टेज होता है, ठीक है। ये आपका समझ लेना, हमने आपको बताया कि गेहूं में जो इरिगेशन के मतलब
कल्ले निकलते हैं, जब हमारा पौधा जमता है उसके आसपास कल्ले निकलते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया मक्का, नर मंजरी मतलब नर पुष्करम का निकलना, ये भी सही है। आप सब लोगों को पता कि मक्का में नर पुष्करम निकलता है, जो ऊपर फूल बनता है नर पुष्करम होता है, ठीक है, और जो जिसमें बालियां लगती है वो मादा पुष्करम होता है। और मक्का के वैसे पुष्करम को क्या कहा जाता है? स्पाइडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइडिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो मक्का के वैसे पुष्करम को स्पाइडिक्स, लेकिन नर पुष्करम जो होता है टेसल, और मादा पुष्करम को सिल्क, नर पुष्करम को निकलने की क्रिया को टेसलिंग होता है। वैसे मक्का में अगर पूछ लेगा तो मक्का के पुष्करम को केवल अगर पूछ लेगा मक्का के पुष्पक्रम, तो मक्का के पुष्करम को कहा जाता है स्पाइडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइडिक्स, ठीक है। और दूसरा आ जाता है नर पुष्करम को स्पाइक टेसल होता है। कौन बच्चा बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? बोला मत करो बच्चा, तुम्हें भगा देंगे। तो नर पुष्करम को टेसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेसल कहा जाता है। और मादा पुष्करम को क्या कहा जाता है? तो मादा पुष्करम को कहा जाता है सिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्क कहा जाता है। तो जिसको नहीं पता नोट कर लेना कि मक्का के केवल पुष्करम को तो स्पाइडिक्स, मक्का के नर पुष्करम को टेसल, मादा पुष्करम को सिल्क। नर पुष्करम को निकलने की क्रिया को टेसलिंग, नर पुष्करम को निकलने की क्रिया को टेसलिंग कहा जाता है, टेसलिंग कहा जाता है। और मादा पुष्करम को निकलने की क्रिया को सिल्किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्किंग कहा जाता है, ठीक है। और नर पुष्करम को हटाने की क्रिया को डीटेसलिंग कहा जाता है। जो हमारा ऊपर का फूल होता है उसको हम काट देते हैं, रिमूव कर दिया जाता है, तो उसे बोला था डीटेसलिंग बोला जाता है। क्या बोला था? डीटेसलिंग बोला जाता है। तो नर मंजरी का निकलना मतलब नर पुष्करम निकलना संबंधित है। अब चना में खूटी बनना यह गलत है, खूटी नहीं बनता, उसमें होता है टपिंग, अरे सॉरी निपिंग होता है, जैसे बोला था शीर्ष कर्तन। क्या होता है? निपिंग होता है। निपिंग हम जिसे कह सकते हैं शीर्ष कर्तन, शीर्ष कर्तन ऐसे कहा जाता है, निपिंग या शीर्ष कर्तन होता है, ठीक है। तुम्हारी दूसरी बार की हंसी है तो तीसरी बार हंसी नहीं आएगा, इस बात को भैया बिल्कुल समझ लो, हंसा मत करो भैया, पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो निपिंग ऐसे पूछा जाता है कि निपिंग किससे संबंधित है या निपिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तो चना में की जाती है। किसमें? आपको इंग्लिश शब्द में ऐसे हिंदी लिख देगा निपिंग। निपिंग क्या होता है? चना के जो हमारे टर्मिनल बड होते हैं शीर्ष कलिका, उसी को तोड़ने की क्रिया को निपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निपिंग कहा जाता है, ठीक है। चना की पत्तियों में खट्टेपन का कारण मैलिक तथा अजैलिक अम्ल होता है। क्या होता है? मैलिक तथा अजैलिक अम्ल होता है। चना के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए? 6 से 8 किलोमीटर सेंटीमीटर, हाँ 6 से 8 सेंटीमीटर समझ लेना, किलोमीटर नहीं। तो चना के बीज को 6 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करते हैं तो उसमें उकठा रोग नहीं लगता, बिल्ड डिजीज से बचाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि चने के बीज को मतलब कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए? तो 6 से 8 सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर में समझ लेना, ठीक है। तो निपिंग किससे संबंधित है? चना से संबंधित है। होता क्या? चने के शीर्ष कलिका को तोड़ने की क्रिया इसलिए तोड़ जाता है कि वो बढ़ेगा नहीं, उसको ढेर सारी शाखाएं निकलेंगी, और जब ढेर सारी शाखाएं निकलेंगी तो उसमें फूल लगेंगे, जब फ्लावर आएंगे तो उसमें फलियां भी बनेंगी, ठीक है। तो इसलिए किया था निपिंग। और टपिंग हमने आपको बताया था, जिसे बोलता है शीर्ष कर्तन। टपिंग, टपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग, टपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग, ये सब किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित। भैया किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित। तो ये आपको याद रखना, टपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग हमारा किससे संबंधित? तंबाकू से। टपिंग को बोला था शीर्ष कर्तन। क्या बोला था भैया? शीर्ष कर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 158 में अगर बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इसके ऑप्शन लिख लेना, चना में क्रिया की जाती है निपिंग, ठीक है। समझ में आ गया? इसे कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें बच्चा? अब आगे बैठ के ना समझो तो बेकार है। पीछे तक सबको समझ में आया? तो भाई हम पढ़ा रहे हैं तो पूछ भी सकते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है ना? हमने कहा आगे पीछे हो गया, 2 बार भाग गया हो। अब यहाँ पर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? यानी भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। कौन सी? गोविंद वल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी था। क्या था? गोविंद वल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी, भाई पंत। तो ये आपको याद रखना कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1960 में गोविंद वल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 59 का हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, इसमें कोई विशेष और बताने लग नहीं है। अब यहाँ पर आ गया, ठीक है। अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है, तो देखो पहला ऑप्शन दिया 7, 7 पहला तो होता है जल का पीएच मान, जल हमारा जो वाटर होता है यानी जल होता है उसका भी पीएच मान 7 होता है। तो ये जिसको नहीं पता नोट कर लेना कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो उसका भी 7 होता है। और जो हमारा उदासीन भूमि होती है, उदासीन भूमि का पीएच मान भी कितना होता है? 7 होता है। ये भी आपको समझने की जरूरत है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, और उदासीन भूमि का पीएच मान कितना होता है, तो भी वो 7 होता है। कितना होता है? 7। ये आपको यहाँ पर नोट करना, ठीक है। उसके बाद 7 से अधिक ये होता है क्षारीय, क्षारीय भूमि का पीएच मान अगर पूछ लेता है तो क्षारीय भूमि का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम तथा पायराइट। जो बच्चे नए हैं अगर उन्हें नहीं पता तो नोट कर लेना, ठीक है। तो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए अगर पूछ लेता है तो हमारा हो जाएगा जिप्सम एंड पायराइट। तो जिप्सम तथा पायराइट का प्रयोग किया। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए चूना का सूत्र CaO, यही होता है, चूना का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा क्या है? अम्लीय भूमि का पीएच मान। तो अम्लीय भूमि का पीएच मान लेस देन 7, 7 से कम होता है। पीएच स्केल का पैमाना कितना होता है? 0 से 14। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पीएच स्केल का पैमाना होता कितना है, तो पीएच स्केल का पैमाना जो होता है वो 0 से 14 होता है। भैया कितना होता है? 0 से 14। पीएच की खोज एसपीएल सोरेनसन ने कब किया? 1909 में किया। कब किया? 1909 में किया, ठीक है। भैया कम बोला करो। क्वेश्चन नंबर 160 का सी ऑप्शन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आ गया है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पहले आपको यह पता होना चाहिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंध रखता है। मिल्क प्रोडक्शन या हम कह सकते हैं दुग्ध उत्पादन,
और दुग्ध उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भैया? तो व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध रखता है मिल्क प्रोडक्शन या दुग्ध उत्पादन, या उसे हम कह सकते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति। क्या कहा जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति। अब इसमें पूछा गया है कि मतलब ऑपरेशन फ्लड चाहे हम कहें चाहे व्हाइट रेवोल्यूशन कहें या मतलब श्वेत क्रांति, इसके जनक किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में, शांत कोई बोलेगा नहीं, भारत में हरित क्रांति का अगर जनक पूछ लेता है, भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछ लेता फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1966 और 67, ये आपको समझने की जरूरत है। 1966 एंड 67, तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1966 और 67। हरित क्रांति क्यों लाई? हमारे देश में अनाजों की कमी थी। 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी जिसमें भारत पराजित हुआ था, तो जिसके कारण हमारे देश की इकोनॉमी पहले बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो लोग मतलब खाने के लिए राशन नहीं था, तो इसलिए हरित क्रांति को लाया गया। तो अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं, धान, ये सभी की उपज को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति लाई गई थी। ठीक है, तो ये तो भारत की बात। और विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में अगर पूछ लेता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति कब आई थी? 1963 और 64, ये आपको याद रखना है। तो जो नए बच्चे उनके लिए हम काफी बता रहे हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन नहीं पता है नोट बिल्कुल कर लो, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि भैया कोई क्वेश्चन कोई भरोसा नहीं रहता कहां से आ जाए। हो सकता है जो क्वेश्चन इग्नोर आप कर रहे हो वही क्वेश्चन आ जाए, बाद में पछतावा ना हो कि वो पढ़ लिया होता तो शायद यार मेरा क्वेश्चन सही हो गया होता। हमने बताया टेस्ट पेपर में गलतियां कम कर दो, नहीं तुम्हें उठा के नीचे पटक देंगे। ठीक है, अगले टेस्ट पेपर में लाठी अच्छे से चलेगा। तो इस सिद्धांत सिलेक्शन होने का सबसे ज्यादा चांस यही होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना आपको सही आ रहा है उतने करो, और नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत होता है उसको कम से कम करो या बिल्कुल ना करो। ठीक है, इस बात को आपको खास ध्यान रखना। तो विश्व में हरित क्रांति 1963-64, विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, अब इसमें श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो श्वेत क्रांति सबसे पहले कब चला गया? 1970, 1970 में चलाया गया था। यानी श्वेत क्रांति अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कब चला गया था? एक लोग भैया कंडेंस ले आओ, अरे सॉरी रजिस्टर ले आओ बस। तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था दूध, हमारे मिल्क प्रोडक्शन को उपज को बढ़ाने, यानी जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन था उसकी उपज को बढ़ाने, दूध की उपज को, तो हम कह सकते हैं कि ये चला गया था फर्स्ट टाइम 1970, 1970 में चला गया था। कब? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 161 का सॉरी बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं भैया? किसी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ठीक है, अब आ जाता है कि पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। जो हमारा कैल्शियम, तुम खड़े हो, बताओ इसका प्रमाण क्रमांक और प्रमाण भार 20-40 होता है, प्रमाण भार सही बता रहे हो? बैठ जाओ, सही है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट अगर मान लेते हैं तो हमने ऐसे बता दिया है। तो यहाँ पूछा कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, पौधों पर कहां पर दिखाई देते हैं? तो देखो हमारे दो चीज होते हैं, कैल्शियम होता है, दूसरा बोरान। इन दोनों के लक्षण सेम एक ही जगह दिखाई देते हैं, और वो होता है टर्मिनल बड। टर्मिनल बड जिसे बोला था शीर्ष कलिका, यहाँ दिया या शीर्ष कलिका या शीर्ष की पत्तियों पर, वही रहेगा, शीर्ष कलिका हो जाएगा पत्तियों। तो जो हमारा कैल्शियम और बोरान, इन दोनों पे कमी के लक्षण दिखाई देते हैं शीर्ष की पत्तियों पर। सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। कितने लोगों का आंसर सही है ईमानदारी से? तुम्हारा बच्चा पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा बच्चा? अब देखो सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज और मोलिब्डेनम, इन सभी की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं निचली पत्तियों पर। या हम कह सकते हैं पौधों की निचली पत्तियों पर, मतलब लोअर सरफेस ऑफ लीफ, या पौधों की जो हमारी निचली पत्तियां होती है उस पर दिखाई देते हैं। इसको याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं। सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। ना ना पा पाटेकर, ये नाना मतलब ये हो जाएगा, मांगे मोहब्बत। ओए याद के लिए हमने बताया है, नाना पाटेकर, मांगे मोहब्बत। ठीक है, तो ये जितने हैं इन सभी की कमी के लक्षण पौधों की पुरानी पत्तियों पर या पौधों के निचले भाग पर दिखाई देते हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा, नाना पाटेकर, मांगे मोहब्बत। ठीक है, तो नाइट्रोजन यानी सोडियम हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीज और मोलिब्डेनम, इन सभी की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं पौधों की निचली पत्तियों पर। वैसे नहीं याद होगा, इस तरह याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैल्शियम और बोरान तो तुम्हें दो याद रखना, टर्मिनल बट शीर्ष कलिका। ठीक है, तो कैल्शियम और बोरान की कमी के लक्षण जो दिखाई देते हैं टर्मिनल बट शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं। बाकी इन सभी के लक्षण पौधों की निचली भाग पर, निचली जो पुरानी पत्तियां होती है उस पर दिखाई। हो गया, नोट कर लेना ना, किसी दिन पूछे तो समझ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 162 का सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या है? CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम कह सकते हैं कजरी। कभी कभी ऐसा लिख देता है कि कजरी कहां पर स्थित है।
तो जोधपुर राजस्थान। तो सी है जडारा, आप कह सकते हैं कजरी। तो कजरी का पूरा नाम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड टू जोधपुर राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? जोधपुर राजस्थान में। तो क्वेश्चन नंबर 163 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय फल है, इसमें आम भी है, केला भी है, पपीता भी है, उपरोक्त सभी है। उष्णकटिबंधीय फल है, ये हमारा हो जाएगा, ट्रॉपिकल तो हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, या हम कह सकते हैं सभी। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही है। ये कितने लोग सही नहीं है? सही नहीं है हमारा? सही है बच्चा? गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 164 का चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, कितने लोग सही है? हाँ सही, सभी मान दिए होंगे। चलो आपकी बात। चलो, इसमें शीतोष्ण टेम्परेट फ्रूट कौन सा है? या शीत कटिबंधीय जिसे बोला जाता है। तो सेब भी है, आड़ू भी है, चेरी भी है, उपरोक्त सभी है। क्या उपरोक्त सभी? मतलब हम कह सकते हैं टेम्परेट फ्रूट या शीतोष्ण। टेम्परेट फ्रूट या शीतोष्ण या शीत कटिबंधीय हमारे फल कौन सा हो जाएगा? तो हमारा जो उपरोक्त सभी हो जाएगा। सेब, पीच, आड़ू और चेरी तो होता है, तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 165 का चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तना वाली सब्जी है, आलू भी है, गांठ गोभी भी है और कचालू भी है, ये भी वेजिटेबल है और उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा चौथा ऑप्शन, ये भी सही हो जाएगा। तो अरे भैया सब्जी यहाँ दिखाएं का, देख लेना जाके गूगल पे। तो मतलब चारों आपके ये 3 क्वेश्चन थे जिसमें उपरोक्त सभी। तो ये सभी तना इसका यूज किया जाता है। तो आलू भी भूमिगत तना है, गांठ गोभी तो तना होता है, कचालू भी तना होता है। हर चीज हम ही करेंगे तो तुम क्या करोगे? चलो अब आता है ट्रिटिकम स्पोरोकोकम वनस्पति नाम है। पहला इमर गेहूं का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ट्रिटिकम डाइकोकम होता है। तो इसका होता है ट्रिटिकम डाइकोकम। तो इमर गेहूं का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम डाइकोकम। और मैक्सिकन गेहूं होता है हमारा ट्रिटिकम स्टियम। मैक्सिकन गेहूं या गेहूं का जाता है ट्रिटिकम स्टियम। कटिया गेहूं को मैक्रोनी गेहूं, तो ट्रिटिकम ड्यूरम हो जाएगा। ट्रिटिकम ड्यूरम। और भारतीय बहुने गेहूं का ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम स्पोरोकोकम। तो क्वेश्चन नंबर 167 का चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 167 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। गेहूं की ट्रिपल जीन प्रजाति है, लाल बादशाह है। बाकी है तो गेहूं की सभी प्रजाति, सुजाता गेहूं, कपास, गाय तीनों मानी जाती है। जनक भी गेहूं की, लालमा रोजो भी गेहूं की है। ठीक है, तो है तो गेहूं की सभी की, लेकिन तो ट्रिपल जीन वैरायटी, तो लाल बादशाह वैरायटी हो जाएगी। कौन सी? 3 जीन वाली त्रिगुणित हमारी प्रजाति कौन सी होती है? 3 जीन वाली, तो हमारी हो जाएगी लाल बादशाह। ठीक है, तुम सब मूवी भी देखोगे लाल बादशाह। हाँ तुम शांत, तुमसे छूट जाए तो पूरी दुनिया छूट जाएगा। बातें नहीं। अगला, गेहूं में 110 सॉरी 100 से 105 दिन, गेहूं में 100 से 105 दिन में कौन सी सिंचाई करते हैं? देखो लेट ज्वाइंटिंग स्टेज दूसरी है, तीसरी है, तीसरी सिंचाई है, दूसरी है टेलरिंग। लेट ज्वाइंटिंग स्टेज हमारी तीसरी सिंचाई है, फ्लावरिंग हमारी चौथी सिंचाई है, और मिल्किंग हमारी 5वीं सिंचाई है। 5वीं सिंचाई कितने दिन पर करते हैं? 100 से 100। और डग स्टेज हमारी 6ठी सिंचाई है। तो हमारे गेहूं में 100 से 105 दिन में कौन सी सिंचाई करते हैं? ये कितने लोगों को सही? ईमानदारी से सबके सही है? हमने सोचा था हो सकता कम सही है क्योंकि हमने थोड़ा डीप चले गए थे। नहीं हमने पढ़ाया है, लेकिन तो याद जब एक तरफ से रहेगा तभी तो सिंचाई। तो क्वेश्चन नंबर 169 का सी, याद कर लो भैया, नहीं समझ लेना, अभी तुम कुछ बोल नहीं रहे हैं, आगे हमारा डंडा बहुत कुछ बोलता है। ठीक है, जब डंडा गिरेगा तो समझ लो सपने में याद आएंगे हम। गुरु जी सपने में सोचो गुरु जी 6 लाठी आज गिरा दिए, हो सकेगा हम तो यहाँ पर रूम पे सो रहे हैं यार। तो तोतापुरी इंटू केसर के मतलब संकरण है, किसका है? साई सुगंधा का क्रॉस क्या होता है? तो तोतापुरी इंटू केसर हो जाएगा। कितना? तोतापुरी इंटू यानी केसर, साई सुगंधा का क्रॉस होता है। तोतापुरी इंटू केसर के क्रॉस से साई सुगंधा वैरायटी प्रजाति डेवलप की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम की गुठली का गुण कीट कहा जाता है? बताओ। हम मैंगो स्टोन बिबिल जिसे बोला जाता है, उसे बोला था आम की गुठली का गुण कीट होता है। क्या बोला था? मैंगो स्टोन जो बिबिल होता है उसको हम कहते हैं आम की गुठली का गुण कीट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 171 का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। याद कर लियो है, ड्रासिका मैंगो फेरी जोलॉजिकल नेम है मैंगो मिलीबग। मैंगो हापर का एमरिटोडस, और मैंगो फ्रूट फ्लाई का बैक्टोसेरा डार्सेलिस। तो मैंगो इन ड्रासिका मैंगो फेरी मैंगो मिलीबग जिसे बोला था ट्री बेंडिंग, ट्री बेंडिंग मैंगो मिलीबग में किया जाता है। ठीक है, ग्रीस लगा के पॉलीथीन से चारों तरफ से बांध दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 172 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पढ़ाया हुआ सब आया था? आपकी बात तो नहीं है कि वही आ गया था सब? नहीं, मैं सुना तो तुम कह रहे थे वही पेपर बार-बार आ जा रहा है। अरे अब नाला क्वेश्चन वही है तो हम क्वेश्चन पैदा कर लेंगे क्या अलग से? क्वेश्चन जब भैया सब वही है किताब में, तो कहीं ना कहीं 2 4 10 क्वेश्चन तो मैच कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं क्वेश्चन हम अलग से बनाएंगे उल्टा सीधा करके। अब आता मैंगो माल फार्मेशन के प्रति ससेप्टेबल वैरायटी संवेदनशील, तो 2 होता है बॉम्बे ग्रीन, दूसरा चौसा। इसमें ऑप्शन कौन सा है? चौसा, स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो। आम की सबसे मीठी प्रजाति चौसा होती है और ये पछेती प्रजाति होती है। कैसी प्रजाति होती है? पछेती प्रजाति होती है। इस बात को आपको याद रखना है कि मैंगो माल फार्मेशन नाम में बीमारी होती है जिसके प्रति संवेदनशील मतलब सबसे ज्यादा बीमारी इससे प्रभावित होती है, इसमें लगती है। ठीक है, उसे बोला जाता है ससेप्टेबल या संवेदनशील बोला जाता है। जैसे पपीता का पौधा संवेदनशील है वाटर लॉगिंग या जल भराव के प्रति, तो चौसा और बॉम्बे ग्रीन 2 ऐसी वैरायटी है जो हमारी ससेप्टेबल होती है। ठीक है, किसके प्रति? अरे वही ससेप्टेबल या संवेदनशील। ऐसा हम गलत कर रहे हैं। तो जब फरूखाबाद में कन्नौज आलू ये खिलाएंगे सीधे, ठीक है, उबालेंगे, अले वही आलू खा के भरता लगा के खाएगा, चोखा जिसे बोला जाता है। चोखा जानते हो? हाँ ठीक, क्या बताएं हम।
ठीक है, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चिल्लाओ मैंने बहुत पीटेंगे, अभी हम पीट कहाँ रहे हैं, बिल्कुल समझा रहे हैं। तो इसलिए भैया जितना पेपर आज सॉल्व करा रहे हैं, कल शनिवार को नोट करके लाना, शुक्रवार को, क्योंकि सैटरडे को मेरी क्लास नहीं रहेगी, तो शुक्रवार को। इसलिए शुक्रवार तक लिख के बाकायदा जितने टेस्ट पेपर, जितने क्वेश्चन, जितने आज हम सॉल्व करा रहे हैं, उसको लिखकर बाकायदा याद करके ले आना। और साथ में जीएस भी, भले वो पढ़ा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, तो सुनेंगे हम, ठीक है, पढ़ा भले वो सर रहे हैं कोई दिक्कत, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो उसको और प्लस साथ में जीएस याद भी किया करो, जो पढ़ाया जा रहा है क्लास हो रहा है तो याद भी किया करो। नहीं जितना पढ़ाए हो सब पूरा अच्छे से याद करो बाकायदा, नहीं तो किसी दिन जब डंडा उठेगा तो समझो सब तुम्हारे। कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी मकान या महल जब तैयार होता है तो सभी पिलर उसके मजबूत होते हैं, तभी अच्छा तैयार होता है। तो सिलेक्शन तभी आपका अच्छा होगा जब आपके सभी सब्जेक्ट मजबूत रहेंगे। एक सब्जेक्ट से आप तीन नहीं मार के आ पाओगे, ठीक है। जब आपके सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन अच्छे करके आओगे तभी आपके क्वेश्चन ज्यादा होंगे। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो, किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं आता तो इसको छोड़ दें, सब्जेक्ट छोड़ने की कोशिश करोगे तो हम अच्छे छोड़ देंगे। इस बात को ध्यान रखो, हर सब्जेक्ट अच्छा करो, टाइम टेबल बना लो। अगर दिक्कत है तो जो सब्जेक्ट ज्यादा मतलब जिसके आने उसको थोड़ा ज्यादा समय दो, जैसे एनिमल हस्बेंड्री ये सब थोड़ा मतलब देना तो सभी को है, लेकिन जो सब्जेक्ट ये नहीं, जिस सब्जेक्ट में तुम पढ़ोगे इंटरेस्ट समय आने लगेगा, समय लगेगा। और मैथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन सिंपल आने वाले हैं। पिछले 2 बार उसका देखा जाए, कानपुर यूनिवर्सिटी जो पेपर बनाती है मैथ के पेपर थोड़ा सिंपल आते हैं, तो उस पर थोड़ा मतलब उसको भी अच्छे से, हाँ जब आएगा तभी तो सिंपल लगेगा, जब पढ़ोगे नहीं ना तो कहाँ तुम्हें सिंपल लगेगा, पता लगेगा। लाख से 2-3 क्वेश्चन उठा के दे देते लॉग, मतलब सबसे आते हैं नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ अच्छा मजबूत बना लो, तो हो सकता है वहाँ 20 में 15, 16, 18 करके चले आओ। ऐसे सभी सब्जेक्ट अच्छा बनाओ धीरे धीरे। चलो, तो ये हमने आपको बता दिया 173 का स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, सिंधु सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली प्रजाति। और केसर किस लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाना तो केसर। और आम्रपाली किस लिए प्रसिद्ध है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग या सघन रूप से किस प्रजाति? और आम्र दशहरी उत्तर भारत की प्रमुख प्रजाति है। उत्तर भारत के लिए आम की प्रमुख प्रजाति दशहरी, जानते हो कि हमारे यहाँ लोग दशहरी हम ज्यादा खरीदते हैं। हाँ, जब सीजन चलता है तो कहीं मुझे दशहरी किलो ले आना, ठीक है। आम एक ऐसा फल है जो एक सामान्य नागरिक भी आराम से खरीद कर खा सकता है, बाकी अन्य फल के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आम की जब सीजन आता है तो हर घर तक आम आसानी से पहुंच सकता है, और हर घर के आसपास पेड़ भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं। लेकिन तो आजकल हम सब इतने महान कि पेड़ को खत्म कर रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे हैं। तो कोशिश करो आप सभी लोग कभी साल में 1-2 पेड़ तो लगा ही दिया करो, नहीं तो किसी दिन ऐसा समय आ जाएगा ऑक्सीजन आपको खरीदना पड़ेगा अलग से। जैसे आज लोग खरीदने, बीमार लोग हॉस्पिटल में हो जाते हैं तो ऑक्सीजन खरीदते हैं, तो इसलिए आज लगाओगे इन फ्यूचर अपने आप अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 173 का पी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि आम में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, आम का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रोग नहीं है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब यही होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर या वातावरण या किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता, इन सभी के कारण जो कोई बीमारी उत्पन्न होता है या लगता है हमारे यहाँ किसी भी फसल में, उसे बोला जाता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। हिंदी में दैहिक विकार पढ़े होंगे, दैहिक विकार, ठीक है। तो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कभी टेंपरेचर अधिक हो रहा, कभी ज्यादा हो रहा, मतलब कम हो रहा, तो और एक अनुकूल तापमान ना मिला, इनके कारण जो बीमारी उत्पन्न होगी वो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो गई वो भी फिजियोलॉजिकल, और किसी पोषक तत्व की अधिकता हो गई, तो इन सभी कारणों से जो बीमारी उत्पन्न होता है वो सभी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। अब इंटरनल ब्रेकडाउन किस रोग को कहा जाता है? स्पॉन्जी टिश्यू एक बीमारी आम में रोग लगता है जो कवक को उपद्रव होता है, ठीक है, तो उसे स्पॉन्जी टिश्यू के इंटरनल ब्रेकडाउन के नाम से, इंटरनल नेक्रोसिस आम में होता है, हो सकता नहीं स्पॉन्जी टिश्यू, ये भी आपको पता है, इसी को इंटरनल ब्रेकडाउन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा फिजियोलॉजिकल, हाँ इंटरनल नेक्रोसिस बोरान की कमी से होता है, इंटरनल नेक्रोसिस बोरान की कमी से आम में होता है। अगर नहीं पता तो नोट कर लेना, इंटरनल नेक्रोसिस बीमारी आंतरिक मृत ऊतक रोग इसे बोला जाता है, या इंटरनल नेक्रोसिस आम में होता है, बोरान की कमी के कारण होता है। तो इसमें कौन सा फिजियोलॉजिकल, ये सभी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कौन सा नहीं है? पाउडरी मिल्यू, ये होता है कवक द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये एक रोग है जो किसके द्वारा? कवक द्वारा। और पाउडरी मिल्यू का कारक का नाम ओडियस मैंगीफेरी, क्या हो जाएगा? ओडियस मैंगीफेरी। इसके कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? केराथिन का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था भैया? केराथिन का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 174 का चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा भैया? ऐसा कोई है किसी दिक्कत हो? भैया दिक्कत होगी तो क्या बताएं? पानी सही है, कहाँ का है? जल ही जीवन है, हाँ? लेकिन हमारे देश में जल कहाँ, टोटी खोल दिए, काम कर रहे हैं। चलो बहाने तो कौन, हमारे मकान मालिक अपना दोबारा भी भरेगा। चलो ठीक है, लेकिन तो ये मत सोचा करो अपनी तरफ से अच्छा काम करो, कभी भी इन फ्यूचर में अपनी तरफ से अच्छा काम करो, ठीक है। तुम अच्छा करोगे वो नहीं तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, लेकिन भगवान किसी के थ्रू तुम्हारे साथ अच्छा करवाते हैं, ठीक है। इस बात को अपने जीवन में जरूर ध्यान रखना, कभी भी रहो कहीं भी रहो 100% देने की कोशिश करो, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो आपके साथ आज नहीं कल जरूर अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि इंसान हमारे आपके साथ गलत कर सकता है, तो भगवान जो करता है कभी गलत नहीं करता, वो जो करता है वो हमारे आपके लिए बेटर ही करेगा। आप हमें आपको लगता है हमारे बहुत कष्ट है, भगवान हमारे साथ गलत कर रहे, नहीं, वो आपके साथ कुछ ऐसी चीजें होगी जो इन फ्यूचर आपको एहसास होगा कि भगवान शायद हमारे साथ अच्छा किए थे जो हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो पहला का देखा जाता है लीची, लीची को बोला था फलों की रानी, क्वीन ऑफ फ्रूट, फलों की रानी कहा जाता है, ये आपको याद रखना। और फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा कि फलों का राजा किसे कहा जाता, तो आम को कहा जाता है। फलों की रानी किसे कहा जाता? लीची। और लीची अगर नहीं है तो एक होता मैंगो स्टीन, मैंगो स्टीन अगर नहीं होता तो आप लिख सकते, अगर ऑप्शन में लीची नहीं है, बाई चांस थोड़ा हाई लेवल जाता है, तो वहां हो जाएगा मैंगो स्टीन, बाकी आपके लेवल का लीची है, ठीक है। सेब को किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, शीतोष्ण फलों का राजा कहा जाता है, शीतोष्ण फलों का राजा बोला जाता है, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। और अमरूद को बोला जाता है एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, और केला को क्या बोला जाता है? एडम्स फिग, और हमने को बताया होगा कल्पतरू, हाँ मतलब स्वर्ग का पेड़ भी होता है, कल्पतरू होता है, एडम्स फिग होता है, ट्री ऑफ विजडम होता है, ट्री ऑफ पैराडाइज होता है, तो ढेर सारे होते हैं, हमने सभी बारे में बता दिया। तो 175 का सी ऑप्शन सही है, कौन सा भैया?
सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ाया था इसलिए हमने दिए हैं यहाँ पर। हमने बताया भी था ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आपको जब टेस्ट सीरीज मिलेगा तो देख लेना, उसमें क्वेश्चन कहीं ना किसी यूपी कैडेट के पेपर में आया हुआ मिलेगा। अमृत सागर में बरसाइत और प्रजाति है, कौन कह रहा पपीता? हाँ, केला की प्रजाति है। अमृत सागर में बरसाइत और जो होता है वो किसकी वैरायटी प्रजाति है? तो केला की वैरायटी प्रजाति हो जाएगी भैया। किसकी हो जाएगी? केला की वैरायटी प्रजाति हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 176 का चौथा ऑप्शन सही है, केला सही है। हाँ बात सही, मार्केट में भैया केला आराम से सस्ता मिल जाता है, किलो मिलता है। हमने हाँ शांत हो जाना, तुझे दर्जन बना देंगे। चलो अगला, पिंटर बनाना प्रजाति है। एक क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया था। तो पिंटर बनाना किसकी वैरायटी है? कितने लोग केला तो लगाए नहीं होंगे, गलती होगी, केला लगा देना चाहिए था। ऑप्शन केला नहीं है ना, इसलिए गलती है। जब जब केला लगा देते हैं, बना देते तो आप केला लगाते, क्योंकि बनाना मतलब पिंटर तो तुम्हें पता नहीं चलता। तो पिंटर बनाना किसकी वैरायटी? सेब की। ये कोई दिक्कत नहीं है आपके लेवल का, इतना कोई ज्यादा टफ नहीं। इंटर वाली किताब पढ़ोगे तो उसमें है, इंटर वाली किताब में और चैप्टर के पीछे तो 250 क्वेश्चन दिया लास्ट में, वहां पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दिया है। तो पिंटर बनाना इस वैरायटी ऑफ एप्पल यानी सेब, किसकी हो जाएगी? 177 का पहला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। भैया हमारी तरफ देख लिया करो कबो कबो, हमारी तरफ देख रहे हो, हमने सोचा हो सकता कहीं और देख रहे हो। चलो ठीक है, आम्रपाली आम का एक संकरण है। तो देखो आम्रपाली का क्रॉस क्या होता है? दशहरी इंटू नीलम, और नीलम इंटू अल्फांसो, ये तो होगा नहीं, ये सब अलग है। तो आम्रपाली जो होता है हमने आपको पहले बता दिया था, ये जितने क्रॉस करके वैरायटी डेवलप की गई है वो समझ लेना संकर प्रजाति है। अगर बाई चांस कभी आ जाता है कि निम्न में से कौन से संकर प्रजाति है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जितने मतलब हाइब्रिड वैरायटी है, तो जो भी वैरायटी हमारे क्रॉस करके डेवलप की गई है वो सभी हाइब्रिड या संकर प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो आम्रपाली भी हमारी कैसी वैरायटी है? हाइब्रिड या संकर प्रजाति हो जाएगी। कैसी? हाइब्रिड या संकर प्रजाति हो जाएगी। तो आम्रपाली का संकरण यानी आम्रपाली किसके क्रॉस है? तो दशहरी इंटू नीलम हो जाएगा, और मल्लिका का नीलम इंटू सिंधु का रत्ना इंटू और रत्ना का नीलम इंटू अल्फांसो हो जाएगा। ठीक है, 178 का ए ऑप्शन। चलिए, अब भारत कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन? 15। भारत अगर पूछ रहे तो भारत एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछ लेगा। अगर भारत कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बटा हुआ है? 21। ये क्वेश्चन नोट कर लेना। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जिसे बोला था, भारत कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बटा हुआ है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में? तो 21 हो जाएगा। भारत कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में? 15। उत्तर प्रदेश कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में? तो 9। कितना हो जाएगा? 9। तो अगर उत्तर प्रदेश पूछ लेता तो उत्तर प्रदेश हमारा 9 हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन 21, एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। आ रहा समझ में? ये नोट कर लेना, भारत में 2 बता दिए, यूपी में बता दिए। हाँ ओके, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही, सॉरी डी ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको अब एक होता केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, जो हमारे देश के किसानों के लिए बना है। क्या करे बेचारे, जब कुछ उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो जाके सरकार से लोन लेते हैं, और तुम्हें पढ़ाने के लिए भी कभी कभी लोग लोन लेते हैं। ठीक है, इसकी पहलू तुम समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ना समझो तो उसकी बातें अलग है। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। जिसके पास जमीन रहता है, और ये कौन बनाता है? जो हमारे एफओ, जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनते हैं, एग्रीकल्चर वाले जो हमारे बैंक में जॉब पाते हैं उसे बोलता है एफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। यही लोग केसीसी बनाते हैं। हम आप लोग जो भी बच्चे तैयारी करके 3 एग्जाम होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, तगड़ा होता है बहुत, मतलब बहुत अच्छे लेवल का होता है, सेंट्रल लेवल की पोस्ट है पूरे भारत में, और वैकेंसी आती 500, बहुत ज्यादा 700। अब पूरे भारत में 5 पहले 3-3 हजार आता था, अब सब बैंक आपस में विलय हो जा रही है। जब बैंक नहीं रहेगी तो नौकरी कहाँ से मिलेगा? जब ज्यादा बैंक रहेगी तभी तो लोग ज्यादा काम करेंगे, और बैंक अब एक दूसरे में विलय हो जा रही है। 10 बैंक का उसको 8 कर दिया, 8 था 5 कर दिए। ठीक है, अब जब 8-5 हो गए तो धीरे धीरे ओए तो कम बोलने, समझ ले बहुत मारेंगे तुझे, कुछ नहीं, शांत हो बैठ। तो इसमें कौन जाते हैं? इसको बनाने वाले हमारे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर लोग ही जाते हैं। कुछ ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो कहेंगे इतने बजट पास करें, मेरा 10,000 निकालो। ये नहीं समझते कि हमारे भी पिता हो सकता है, हम भी कभी स्टेज पे रहे होंगे, लेकिन उन्हें पैसे की जरूरत है, अपना मकान और महल तैयार करना उसी पैसे से। ईमानदारी से कमाई से पेट नहीं भरता, लेकिन उसकी कमाई से उनका पेट भरेगा। लेकिन वो जो लेते हैं किसी गरीब, उनका दवा में मार बहुत लड़ाई झगड़े में सब चले जाते हैं। यह की सच्चाई है। आप किसी के खून पसीने से भी फालतू पैसे निकालोगे तो आपको कहीं रुकने वाला नहीं, वो चले जाएगा दवा पानी में, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ऐसे कभी बीमारी आता है कि पता लगे 10-20-50 लिए थे तुम, आप 20,000 वहाँ 50,000 आपको लगाना पड़ा। हाँ तो यही सब होता है आजकल। कभी भी सच ईमानदारी के साथ चलो, जितना पास है अपने पास आराम से उसी में खाओ जो, बस इतना रकम हमारे पास है और किसी के पास वो भी नहीं है। हमारे पास मान लेते तो 4-10,000 है, किसी के पास वो भी नहीं है, वो भी तो जिंदगी काट रहा है। तो वही है कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी मतलब ये कब चला गया? तो 1998-99 में। कब चला गया? 1998-99 में, जिसे बोला था किसान क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड 1998 और 99 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताओ 180 तक देना, कितने लोगों को क्वेश्चन हमने कितने कराए हैं? 25 क्वेश्चन कराए, कितने लोग सही है? ज्यादा 20, 24 किसके सही है? 22, 23, 20 से ऊपर कितने लोग का? ये 3-4 लोग का 20 से ऊपर। तुम सब बच्चा क्या कर रहे हो? 17 का होता है, कंटाप गिरेगा भड़क से तुम्हें बच्चा है। 10-12 है ना, कटा दे रहे हो। कितने लोग के 15 सही है? 15 से 20 के बीच में। क्या बताया तुम सबको ना, इतने लट चलाएंगे भूल जाओगे सब चीज, खाली पढ़ाई याद आएगा। पढ़ना जैसे भूख नहीं जब लगती तो खाना खाना है, तो ये समझ लो। बच्चा बहुत तुम्हें मारेंगे, तुम पढ़ती लिखती कुछ नहीं, बातें ज्यादा करती हो। चलो ठीक है, शांत रहो, अटेंडेंस 1 2 3, शांत रहो, छूट गया तो दोबारा नहीं लगेगा। 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 खड़े हो कल आए थे 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 खड़े हो 49 50 खड़े हो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ओए 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 खड़े हो 74 75 76 मोहम्मद आर्यन रजा 77 78 79 80 81 82 83 जिसका नाम ना बोला जा रहा हो सर से लिखवा लेना अपना ये भैया बैठे रहा पहले पता करके आओ सर आ गए योगेंद्र सर आने वाले थे ओए बैठ अभी कोई नहीं निकलेगा एक लोग पता करके आओ पहले मार देंगे अगर कोई नाम उस सर से लिख देंगे हाँ और बाकी लोग बैठो पहले क्या होता भैया ओए बैठ हाँ तुम जाओ बैठे रहो तो घर कितने दिन से घूम रहे हो हाँ और पढ़ा 15 मिनट ठीक हाँ बैठ जाओ नहीं नहीं हाँ बुखार आ गया था बुखार छुड़ाए नहीं नहीं जाओ एक दो लोग बस मैक्सिमम की बात में जाना बैठो हैं रूम तुम्हें सामने मिला था शिफ्ट करने हैं अरे तो क्या कोचिंग के समय ढूंढे करूं तो तुझे हम ढूंढ के मारेंगे इसी लाठी से ठीक है कोई भी काम हो तो कोचिंग समय बिल्कुल मत किया करो कोचिंग के बाद किया करो समझ में आ रहा कोचिंग के समय कोई काम ना करो कोचिंग को ध्यान रखो काम हो जाएगा अभी उसको आ जाने तो तुम बैठ पहले चलो ठीक है पढ़ाते हैं जब सर आएंगे तब छोड़ेंगे आवाज नहीं अब कोई नहीं बस चलो ठीक है बताते हैं तब तक जनरल क्वेश्चन पढ़ा देते हैं अरे 5-10 मिनट पढ़ाने कोई फायदा नहीं सर आ रहे हैं इसलिए जनरल टाइप में कहीं लिख लेना ठीक है आवाज नहीं तो हमने मक्का के बारे में कुछ बता देते और बता देते ठीक है हमने पुष्करम के बारे में बता दिया था ठीक है धान बता दे चलो धान पढ़ा देते हैं हमने कहा था बताया दिया पहले बता दो देखो धान में होता है यस आर आई जिसे बोला था श्री ठीक है जिसे क्या बोला था श्री बोला जाता है तो यस आर आई के सबसे पहले हम जानते पूरा नाम क्या होता है तो द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन तो पहले आपको यहां पर नोट करना यस आर आई अब यस आर आई का पूरा नाम होता क्या है तो यस आर आई किससे संबंध रखता है धान से संबंध रखता है या यस आर आई किससे संबंधित है तो यस आर आई जो संबंधित है वो धान से संबंधित है किससे संबंधित है धान से संबंधित है ठीक है यस आर आई का पूरा नाम होता क्या है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन या कभी कभी लिख देता श्री श्री का संबंध किससे है वो धान से संबंध रखता है ठीक है इस विधि से धान की नर्सरी तैयार की जाती है यस आर आई या श्री तो पहले लिख लेना यस आर आई श्री विधि संबंधित है धान से यस आर आई का पूरा नाम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है क्या होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन अब यहां से बोर्ड कहां से आएगा ये बताओ ठीक है तो यस आर आई या श्री ठीक है ये संबंध रखता धान से यस आर आई का पूरा नाम दोबारा नोट कर दे रहे हैं छोटे वाला लिख देना सिस्टम ऑफ राइस आवाज नहीं इंटेंसिफिकेशन तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ये भी जो हमारी विधि इस विधि से धान की नर्सरी तैयार की जाती है जैसे हमारा डेपोक विधि नहीं है डेपोक मेथड या विधि हो जाएगा ठीक है तो जैसे हमारा डेपोक मेथड या विधि होता है ऐसे हमारा यस आर आई या श्री मेथड होता है अब इस विधि से जो धान की बीज दर होती है बीज दर वो होता 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है ये आपको समझने की जरूरत है कि यस आर आई से जो धान की बीज दर होती है सीड रेट होता है वो होता 5 से 6 किलोग्राम होता है कितना होता है भैया 5 से 6 किलोग्राम होता है कितना 5 से 6 किलोग्राम होता है ठीक है इतना है समझ में चलिए ठीक है सर आ गए हैं अब आपको पढ़ाएंगे नहीं तो जितना पढ़ाएगा उतना अच्छे से याद करके तैयार कर लीजिए ठीक है नहीं समझ लेना आपके ऊपर डंडे गिरेगा और टेस्ट पेपर बाकायदा जो हमने बताया उसको शुक्रवार तक सबका लिख के जो बच्चे दिए हैं वो याद कर लेना
क्या बता दिया था लास्ट क्लास में? 150 के करीबन भी पढ़ रहा है ना, लेकिन जो आपको लिखना है वो यही लिखना है, कम ही पढ़ना चाहिए। अब बात आ जाती है कभी कभी असिंचित क्षेत्र की, है ना, तो असिंचित क्षेत्र में 60-40-40 कर देते हैं, अनइरिगेटेड एरिया, है ना, देख लो, बता दिए हैं। अच्छा, तुमने लिख लिया असिंचित क्षेत्र में, यानी कि रेनफेड एरिया, कैसा एरिया, रेनफेड एरिया, रेनफेड एरिया में कितना देते हैं, 60-40-40, ये क्या है, एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसमें कम क्यों देते हैं, पानी नहीं है ना, फर्टिलाइजर को टेकअप कैसे करेगा पौधा, जब डिजॉल्व होगा तभी टेकअप करेगा, डिजॉल्विंग के लिए मटेरियल वाटर ही कम है, और फर्टिलाइजर आप ज्यादा डाल देंगे तो पौधा जल जाएगा। देखा कभी ऐसा, किसी पौधे में सूखा हो, खाद डाल देना, फर्टिलाइजर उर्वरक, तो वो जल जाएगा, उसको पानी नहीं, अगर वही पानी के साथ दोगे तो थोड़ा बहुत लीच डाउन भी कर जाता है, उसमें थोड़ा बहुत अपटेक कर लेता है, डिजॉल्व बना रहता है। एक होता है इमोबिलाइजेशन की क्रिया करता है पहले, फिर मिनरलाइजेशन की क्रिया करता है। तो ये असिंचित दशा में रेनफेड कंडीशन में हम जो है फर्टिलाइजर्स देंगे। अब बात आती है कि कितनी गहराई पर बोना है गेहूं को, डेप्थ ऑफ सोइंग, है ना, क्या देखना है, डेप्थ ऑफ सोइंग। तो डेप्थ ऑफ सोइंग में जब हम जाएंगे, गहराई जाएंगे, तो देखिए एक तो बौनी प्रजातियां हैं, एक लंबी प्रजातियां हैं, एक अर्ध बौनी प्रजातियां, बौनी, अर्ध बौनी और लंबी, तीन तरीके के होते हैं ना, तो लिख लीजिए बौनी, अर्ध बौनी, अर्ध बौनी और लंबी प्रजातियां, बौनी प्रजातियां, ठीक है, अर्ध बौनी प्रजातियां और लंबी प्रजातियां। पहले देखिए बौनी लंबी ही चलती थी, फिर सेमी द्वार पाई, सेमी द्वार का मतलब जो लगभग है, जो कंपोजिट वैरायटी है, बीज क्या होता है, कंपोजिट में हीरा मोती लाल बादशाह ये सब क्या है, जवाहर, हीरा मोती लाल बादशाह ये सब कैसी हैं, ट्रिपल जीन वाली प्रजातियां हैं, तो इनको जो है हम सेमी द्वार में रख लेते हैं। तो जो लंबी प्रजातियां हैं इनको हम 5 सेंटीमीटर गहरा बो सकते हैं। 5 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि लंबा है तो इसका जो है प्लूमूल लंबा होगा। प्लूमूल का मतलब समझते हैं, कौन जाता है प्लूमूल, प्रांकुर जिसको कहते हैं, एक होता है प्रांकुर, एक होता है मूलांकुर। प्लूमूल कहते हैं प्रांकुर को, रेडिकल कहते हैं मूलांकुर को। तो रेडिकल और प्लूमूल तो सीड से पहले निकलेंगे। तो देखिए, देखा है किसी ने, नहीं देखा, ये कनेक्ट है नेट, नहीं कनेक्ट होगा तो कोई बात नहीं यार, बेकार है तुम्हारा, कनेक्ट करवा लिया करो तो सही है? क्या नहीं सुनता, देखिए ये देखिए दो चीजें हैं इसमें, नहीं दिख रहा, अब दिखेगा अच्छे से, ये देखिए रेडिकल है, ये प्लूमूल है देखिए, इसी से निकला है दोनों चीजें, इसको प्रांकुर कहते हैं, इसको मूलांकुर कहते हैं। और जब ये शुरुआत की अवस्था में है तो देखो मकड़ी की तरह जाला बनाए हैं इसकी जड़ें, जाला बना है मकड़ी की तरह, नहीं बना, तो इसी को सीआरआई स्टेज भी कहते हैं। जब ये स्टेज पे होता है तो इसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, देखो स्पष्ट दिख रहा होगा एकदम से। तो प्लूमूल अगर लंबा होगा तो थोड़ा गहरा भी हम बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो निकल आएगा ऊपर। अगर प्लूमूल छोटा होगा तो थोड़ा उथला बोएंगे, उथला मतलब ऊपर की तरफ, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, लिख लो इसको। अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा जब देख लिया उसको। कोई ऐसा तो नहीं जिसने गेहूं ना देखा हो, है? तुमने देखा गेहूं, कहाँ की, क्या नाम है तुम्हारा, है? अपूर्वा मौर्य। तो ये निश्चित हम कह सकते हैं कि आप कानपुर से पूर्व की तरफ ही हैं, है? हो गए निश्चित, बताओ अब अपना जिला बता दो, मैं लोगों को बता दें, देवरिया है पूर्व की तरफ की, नहीं पश्चिम तो नहीं गया, एग्जैक्ट बताया, क्यों, है? हाँ, है? अच्छा, तो गेहूं देखा है, देवरिया, देवरिया, देवरिया के ही कृषि मंत्री हैं इस समय, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जो हैं वो देवरिया के ही रहने वाले हैं, नहीं पता, तुम बताओ कौन है, हैं? तुम्हें कृषि मंत्री नहीं किसी को पता है? सूर्य प्रताप शाही का नाम सुना है, नहीं सुना, सूर्य प्रताप शाही का नाम नहीं सुना, अरे कहाँ से चुनाव लड़ते हैं सूर्य प्रताप शाही, पत्थरदेवा है, पत्थरदेवा सुना कि नहीं सुना? हाँ, पत्थरदेवा के विधायक भी हैं, कृषि मंत्री भी है। बैठो, कृषि राज्य मंत्री कौन है, कृषि के कैबिनेट मंत्री तो सूर्य प्रताप शाही हैं, लेकिन कृषि राज्य मंत्री कौन है, ये भी नहीं पता, ये लिख डालो यार, तुम लोग क्या करते हैं। बलदेव सिंह औलख, बलदेव सिंह औलख, इससे पहले जो है बलदेव सिंह औलख, हाँ, अगर ज्यादा मन हो तो हम दिखा भी दें कैसे लगते हैं, देख लो भाई, पढ़ाई का मजा तभी है जब आप देखिए। देखो इनका पूरा जीवन चरित्र आ गया। Born at 1964 in an Indian politician from the state of Uttar Pradesh, he currently represents the Bilaspur constituency in the Uttar Pradesh Legislative Assembly as the leader of Bharatiya Janata Party.
अवलाक पार्टिसिपेट इन यूथ पॉलिटिक्स स्टडी इन कुमाऊं यूनिवर्सिटी। कुमाऊं समझ रहे कहाँ पे है? अब इससे साफ जाहिर होता है ये पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं। ही ज्वाइंट भारतीय मुख्तार अब्बास नकवी, है ना, ये क्या दुनिया भर के इनका दिया गया है। मेंबर ऑफ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, 22 में चुनाव जीते, स्टेट ऑफ द जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, मेंबर ऑफ, कई चीजों के सदस्य भी हैं, इधर लिखा होगा है? अच्छा, बहुत सारी चीजें इसमें गायब हैं। ये देखिए, ये देखिए लिखा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफ उत्तर प्रदेश, है कि नहीं? आ गया, क्लियर हो गया। और बिलासपुर में इनका जन्म हुआ, वहीं से ये जो है मंत्री है। ये है बलदेव सिंह औलख, है? बड़ा आप क्या इसमें करते हैं यार, इससे बड़ा नहीं होगा, बड़ा सीधे आदमी है। इनसे किसी भी काम के लिए चले जाओ तुरंत कह देते हैं हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी काम। ये हो गया, लिख लिया। बुआई के प्रकार लिखिए, टाइप ऑफ सोइंग, टाइप ऑफ सोइंग। एक तो केरा मेथड से बुआई की जाती है, केरा विधि, और दूसरी पूरा विधि। केरा और पूरा समझ रहे कैसे होती है? पूरा मेथड, केरा मेथड। केरा का मतलब होता है कि हल के पीछे लाइन में बुआई करना, और पूरा का मतलब होता है हल के पीछे जो नाई लगी होती है। देखिए एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अभी दिखाते हैं आपको, आएगा अभी इस पे गूगल पे, इस पे सब पड़ा है। देखिए आ गया तुरंत पूरा मेथड ऑफ सोइंग, ये सेकंड नहीं लगाता है। अब पूरा मेथड ये हल वाला नहीं दे पा रहा है, हाँ ये नहीं, ये है एक्चुअल में पूरा मेथड। देखो ये जो पीछे वो है इसकी हत्था, हल का हत्था जो होता है, और हत्था के पीछे जो है एक कीप नुमा स्ट्रक्चर लगा है, हल चलाता जाता है, एक आदमी उसमें बीज डालता जाता है, तो ये सोइंग हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? पूरा विधि। और केरा विधि का मतलब है ये देखो जैसे फील्ड में डाला है बीज, लाइन करके, और हल के पीछे खेत में बुआई करना, दिस इज नॉन एज केरा। और जो हल के पीछे कीप बनाकर बुआई करता है, इट इज नॉन एज पूरा मेथड, है ना? अभी भी किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? कोई समस्या है इसमें? तो केरा और पूरा विधि से इसकी बुआई की जाती है। एक और एडवांस टेक्निक आई है बुआई की गेहूं की, FIRB। इसकी फुल फॉर्म पहले तो लिख लीजिए, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम। फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम, FIRB, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम, FIRB। ये देखिए क्या विधि है, ये भी कुछ अलग होगी, जाहिर सी बात है। बताओ तो दिखाएं, पहले बता देते हैं फिर दिखा भी देते हैं। ये कूण पर बुआई की जा रही है गेहूं की, नई टेक्निक में। इस पर कूण पर, इससे क्या होता है कि फर्रो का मतलब कूण, इरिगेशन का मतलब कूण में सिंचाई, और बेड का मतलब नर्सरी की तरह बोई जाती है, जैसे कूण में नर्सरी नहीं बोई जाती ऊपर ऊपर। तो इससे एक लाभ है कि सिंचाई में पानी जो खर्च होता है वो कम लगेगा, लगेगा कि नहीं? और गेहूं की फसल ऐसी है कि पूरे देश में होती है और बहुत बड़े पैमाने पर होती है, तो उसमें जो जल है हमारा, ग्राउंड वाटर है, वो बहुत ज्यादा लगता है। तो उसको बचाने के लिए ये एक नई टेक्निक है, और उत्पादन कंपैरेटिवली जो हम नॉर्मल सोइंग करते हैं उसकी अपेक्षा इसका अच्छा भी आता है। तो एक अच्छी विधि है ना बोने, चाहे तो इसको हम बो सकते हैं। देखिए अब ये क्या दे रहा है आपका गूगल बाबा, है? ये थोड़ा लेट पकड़ पाता है, बहुत सारी चीजें रहती है ना इसमें। हाँ आ गया, पकड़ लिया। देखो इन FIRB मेथड, फर्स्ट इरिगेशन में भी अप्लाइड इमीडिएटली आफ्टर सोइंग फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन, यूज क्लीन व्हीट सीड दैट इज फ्री फ्रॉम बीड सीड, सो अर्ली एंड अडॉप्ट क्लोजर रो स्पेसिंग फॉर बेटर बेड बीट कंट्रोल। इसकी विकिपीडिया देखते हैं, ये क्या है? विकिपीडिया का विकासपीडिया, ये दुनिया भर की चीजें देगा। ये देखिए बताया था ना हमने, रो में होता है। देखिए ये देखिए रो पड़ी हुई है, बेड की तरह रो है, नर्सरी की तरह, थोड़ी चौड़ी रो, आलू की तरह रो नहीं है, फरो नहीं है। जैसे आलू में कूड़ काट देते हैं ना, वो पतला कूड़ हो जाता है, इसका कूड़ कैसा है? चौड़ा है, बेड की तरह, नर्सरी की तरह, जैसे नर्सरी डालते हैं। तो इसी को क्या कह देंगे? फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड सिस्टम। कोई नई बात, कोई ऐसी बात जो ना समझ में आए? अगर हम इसको बिना दिखाए बता के केवल चले जाते तो समझ में आता? अब आ गया। उत्पादन इसका अपेक्षाकृत नॉर्मल सोइंग से अच्छा है, और सिंचाई भी कम देनी पड़ती है। फायदा है कि नहीं है? क्या तो स्पेसिंग बनता है, तो इससे फायदे भी तो हैं। स्पेसिंग फायदे देखो, पहली बात पानी की बचत, खरपतवार निकालने में आसानी, समझ रहे हो? जो बचता है इरिगेशन करने में आसानी, जो तुम सोच रहे हो बच जा रहा है तुम्हारा, उतना तो खर्च, गेहूं खत्म हो जाएगा, तुम घुसोगे गेहूं में, घुसोगे जरूर, मानोगे नहीं, तुम खरपतवार निकालोगे तब घुसोगे, इरिगेशन करोगे तब घुसोगे, ये सब काम करोगे ना उसमें।
और उतना इस रो में करना है केवल, और इसको स्पेसिंग मिलती है, पास वाले को तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेता है ना। वाटर लॉक्ड कंडीशन नहीं होती इसके लिए कि पानी भराव में कुछ गेहूं देखा होगा कम प्रोडक्शन दे रहा है, तो वो भी स्थिति यहाँ नहीं है ना। इक्विवेलेंट पानी लग रहा है हर जगह, केवल मॉइस्चर पहुंच रही है, तो ये सब फायदे भी तो हैं इसके। और प्रोडक्शन जो है जैसे 10 कुंटल हो रहा है तो 11 कुंटल होगा, क्यों है इसका, यही कारण है इसका उत्पादन देने का। सिंचाई क्या, सिंचाई तो वही 5-6 होंगी जो हो रही है, लेकिन ये थोड़ी एक तो ज्यादा भी हो जाएगी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि आप जो सिंचाई गेहूं में 1 हेक्टेयर में 7 लाख लीटर पानी दोगे, और 7 लाख लीटर पानी में जब आप एक बार में दोगे और ये 5 बार का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई। पानी किसमें जाना है, रो में जाना है, पूरे खेत में तो भरना नहीं है, काम खत्म हो गया। ये नहीं कि पानी भर दिया उत्पादन बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता फसल में, उसको केवल मॉइस्चर चाहिए। वो पानी लेता कहाँ है पौधा, आपको जब हम फील्ड कैपेसिटी पढ़ाएंगे क्षेत्र धारिता, तो तब पता चलेगा ना कि कौन सा पानी पौधा ले रहा है। ये पानी नहीं लेता है जो आप भर देते हैं, सोचते हैं खेत में भरा है खूब ले रहा है, ये नहीं लेता है। आफ्टर सोइंग, जो आफ्टर इरिगेशन, इरिगेशन के जो है 48 घंटे बाद का जो पानी होता है उसी को पौधा एब्जॉर्ब करता है, जो तुरंत भरा उसको नहीं लेगा पानी। कोई पौधा ऐसा थोड़े लगा के मुंह पी रहा है तुम्हारी तरह, वो तो खींचता है पानी पोर स्पेस से, और ये भर इसलिए देते हैं। यही तो किसान और वैज्ञानिक में अंतर है, किसान सोचता नहीं हम भरे रहेंगे। इजराइल में क्या है, क्यों प्रोडक्शन हमारे यहाँ ज्यादा है, उनके यहाँ कभी फ्लड इरिगेशन नहीं होती, उत्पादन हमसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि वो ड्रिप करते हैं और स्प्रिंकलर करते हैं, उनको पता है कि केवल मॉइस्चर चाहिए पौधे को, ना कि अब ऐसा नहीं एक आदमी है बिल्कुल पतला, उसके 10 रोटी और 1 किलो चावल लगातार खा रहा है, वो करो इसके अंदर ताकत नहीं है, क्यों होगी। और दूसरा है वो बैलेंस डाइट ले रहा है, स्वस्थ है और उससे ज्यादा ताकत, यही इसमें अंतर, समझ रहे हो। इसके जो है बिल ना लेके रोटी घुसेड़े जा रहे हो, वो काम कर रहे हो। तो नेचुरल रिसोर्स को बचाना भी है